A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो हम क्लास 8 का हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रूलिंग द कंट्री साइड। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ अपनी एनसीईआरटी सीरीज शुरू करने से पहले कि एनसीईआरटी जो है हमारी हिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। जितने भी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, यूपीएससी है या कोई भी और एग्जाम, उन सब में जो सवाल आते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से आते हैं। और बहुत सारे जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें छोटी क्लास की एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप बात करेंगे कि यूपीएससी के कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस या मेंस की बात करें, हम स्टेट पीसीएस के मेंस की बात करें, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम या किसी भी तरीके के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो सभी में जो सवाल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी में है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। आपका जो भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना तो उन सब के लिंक जो है और उनके पीडीएफ जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफ टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एंशिएंट इंडिया कब से स्टार्ट होता है। तो 2 लाख से 5 लाख साल जो बीसी है उससे लेके 10,000 जो 700 एडी तक जो है टाइम पीरियड, उसको हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया। 700 एडी से लेके 1000 एडी तक का टाइम पीरियड है अर्ली मेडिवल, 1000 एडी से 1857 लेटर मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री होती है 1857 से 1947 तक। ओके, इससे जो पहले वाला चैप्टर था, इस चैप्टर में हम क्लास 8 जो एनसीईआरटी है, क्लास 6 जो एनसीईआरटी थी वो एंशिएंट इंडिया थी, क्लास 7 थी वो मेडिवल इंडिया थी और क्लास 8 जो है वो मॉडर्न इंडिया के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तक के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने अभी तक बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है जो लेटर मुगल्स थे वो मुगल साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहे थे, उसकी वजह से जो उनकी वीकनेसेस थी, उसकी वजह से जो अलग अलग जो जमींदार हैं और जो दीवान है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। उसी टाइम पर वो टाइम पीरियड है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था यूरोप में। उसकी वजह से जो ट्रेड के लिए जो है यूरोपियन कंट्रीज दूसरे देशों में ट्रैवल कर रहे थे और वो उनको अपनी मार्केट के रूप में देखते थे। तो उसी टाइम पर जो है ब्रिटिशर्स के साथ साथ डच, पुर्तगीज़, फ्रेंच, ये सब लोग हमारे कंट्री में आते हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे के राइवल होते हैं क्योंकि वो ट्रेड जो है उनका मेन मकसद था। तो ट्रेड क्योंकि वो कर रहे थे, वो ट्रेडिंग कंपनी की तरह हमारे यहाँ पर आए थे, बट लेटर ऑन वो हमारी कंट्री को कोलोनाइज करते हैं, वो हमारी कंट्री के रूलर्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में देखा था। अब हम चैप्टर नंबर 3 में आ गए हैं। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंपनी किस तरीके से दीवान बन जाती है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है कंपनी का, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, नया सिस्टम किस तरीके से डिवाइस किया जाता है, महलवारी, रियोतवारी, ज़मींदारी, इन सब में क्या फ़र्क था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी क्रॉप्स जो थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो हमारी कंट्री में उगाई जा रही थी, डिमांड क्या थी, इंडिगो की डिमांड क्यों थी इतनी ज़्यादा, ब्रिटेन ने इंडिया को इंडिगो कल्टिवेशन का हब बना दिया था, इंडिगो और लैंड रियोट्स और ब्लू रेबिलियन के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। तो ये सारे चैप्टर में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो कहाँ पे दी गई थी, वो एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री में दी गई हैं। क्लास 8 हिस्ट्री के फालतू हमने कुछ नहीं लिया है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। क्लास 9 में जो चीज़ें आएंगी मैं उसमें आपको वो बताऊँगी और 12th तक मैं आपको हिस्ट्री में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम बात क्या करेंगे, कंपनी जो है उसको अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया था। अभी तक क्या होता था, अभी तक कंपनी क्या करती थी, ब्रिटेन से अब पैसा मंगवाती थी। किस तरीके से? सोने और चांदी के फॉर्म में, और यहाँ पर उसको पेमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। अब क्या हो गया, जो भी कंपनी जो है, कंपनी ने वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। इंडिया फ्रॉम जमींदार एंड पीजेंट्स, जो भी जमींदार और पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, उनसे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उसी रेवेन्यू से वो पेमेंट करते थे अपने ट्रेड के लिए, जो कहाँ चला जाता था, अल्टीमेटली ब्रिटेन में चला जाता था। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इंडिगो की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, जो कंपनी है वो दीवान कैसे बनती है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था सिराजुद्दौला जो था वो नवाब था बंगाल का। मीर एक जो मीर था, मीर जफ़र, उसने क्या किया, उसके साथ धोखा कर दिया और जब लड़ाई होती है, जो रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ाई की बैटल ऑफ प्लासी, उसमें क्या था, सिराजुद्दौला हार जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हो रही है, 1757 में हो रही है, 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी, 1757। अब तक आपको ये डेट जो है वो रट चुकी है, 1757। पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको
1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी। कौन किस किस के बीच में होती है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। हार जाता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने नहीं सोचा था कि वो हार जाएगा, बट वो फिर भी हार जाता है, क्योंकि जो मीर जाफर था, जो कि उसका कमांडेंट था, उसकी मिलिट्री का कमांडेंट था, उसने उसके साथ नहीं दिया, उसने धोखा किया। तो उसके बाद कौन आ जाता है? मीर जाफर आ जाता है। बट मीर जाफर जो है वो भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो मीर जाफर भी उनको पसंद नहीं आता। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, और 1765 में जो वहाँ पे मुगल एम्परर होता है, जो भी दीवान होता है उस टाइम पे बंगाल में, वो दीवानी राइट्स जो है ट्रांसफ़र कर देता है कंपनी के पास। अब क्या है, अभी तक जो है 1764 तक, बैटल ऑफ बक्सर से पहले तक कुछ भी नहीं हुआ था, ये आप समझ लीजिए। उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ कंपनी का मेन मोटो था कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देंगे? अपने बिजनेस पे, अपने ट्रेड पर। अब क्योंकि कंपनी ने देखा भाई ट्रेड करने के लिए अच्छा है कि ये सारी की सारी टेरिटरी हम एक्वायर कर ले, तो उनके एम्बिशंस बढ़ जाते हैं। तो 1764 में बक्सर की बैटल के बाद जो राइट्स होते हैं दीवान से, वो दीवानी राइट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहाँ पर? कंपनी के पास। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा 1765 जो है एक टर्निंग पॉइंट है, जिसमें कि दीवानी राइट्स जो है वो किसके पास आ चुके हैं? वो कंपनी के पास आ चुके हैं। जो कंपनी है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई है टेरिटरी की। सेम टाइम पे क्या हो रहा है? कंपनी हैड टू मूव विद कॉशन, इट नीडेड टू पैसिफाई द रूलर्स हु रूल्ड द कंट्री साइड। अब क्या हो रहा है? जो भी कंट्री साइड में जितने भी रूलर्स हैं वो उनको खुश रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको अगर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, सरकार की बात कर लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए, अगर आपको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, तो जो लोग हैं जिनके आप ऊपर रूल कर रहे हो, उसमें से जो थोड़े रसूखदार लोग होते हैं उनको आपको खुश करके रखना पड़ता है। वो रसूखदार लोग होते हैं जिनकी बातें सुनना लोग पसंद करते हैं, आम जनता। तो अब आम जनता को खुश रखने के लिए वो जो रसूखदार लोग हैं, आपको उसको खुश रखना पड़ेगा ताकि वो रिबेल ना करे, क्योंकि आम जनता उन्हीं की बात सुनना पसंद करती है। तो वो जो रूलर है उसको पैसिफाई भी करते थे। रेवेन्यू जो है वो कंपनी का कहाँ से आ रहा था? देखिए, ये वो टॉपिक्स है, रेवेन्यू कंपनी का कहाँ से आ रहा था, जिसमें से सवाल बनेंगे। रेवेन्यू ऑफ कंपनी का जो पहले आता था वो आता था इंग्लैंड से, लेकिन 1765 के बाद जो है कंपनी खुद दीवान बन गई है, तो उसने खुद रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया है एंड वांटेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड बाय कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीप एज पॉसिबल। दोनों चीज़ें हो गई है। एक तो रेवेन्यू वो चाहती है कि वो भी इंडिया से मिले, और दूसरा वो चाहती है कि जो प्राइस मैं पे करूँ हमें कॉटन खरीदने के लिए या सिल्क खरीदने के लिए, तो वो भी मैं कम से कम पे करूँ। अब देखिए, डबल तरीके से मार पड़ रही है। एक तो उन्होंने अपना खुद का सोना चांदी लाना बंद कर दिया, जो यहाँ से ज़मींदार उनको जो टैक्स पे करते हैं कंपनी को, उसी से वो पैसा कमा रहे हैं, और साथ में जो पेमेंट करना चाहते हैं, जो सामान खरीद रहे हैं, वो उस पेमेंट को भी वो कम से कम करना चाहते हैं, उसको भी चीप से चीप रखना चाहते हैं। तो अर्लियर कंपनी क्या करती थी? इंडियन गुड्स विद जो खरीदती थी वो किससे खरीदती थी? गोल्ड और सिल्वर से खरीदती थी, जो कहाँ से आता था? इंग्लैंड से आता था। बार बार मैं इस बात को बता रही हूँ ताकि आपको ये रट जाए। इंग्लैंड से आ रहा था। अब कंपनी ने क्या शुरू कर दिया? बंगाल से खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। कहाँ से जनरेट हो रहा है? जमींदार से और पीजेंट से जनरेट हो रहा है। क्या खरीदा जा रहा है? गुड्स खरीदी जा रही है जो भी उनको पसंद है, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, उस सब की पेमेंट की जा रही है, और उसमें भी वो क्या कोशिश कर रहे हैं? कम से कम पेमेंट करना पड़े। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? हमारी जो इकोनॉमी थी, बंगाल की इकोनॉमी जो है उस टाइम पे बिल्कुल क्राइसिस में चली जाती है। आप समझ सकते हैं, एक तो आप पैसा नहीं दे रहे हो, अपनी कंट्री से पैसा नहीं ला रहे हो, यहीं का पैसा यूज़ कर रहे हो, ऊपर से जो सामान है उसको चीप प्राइसेस में खरीद रहे हो। तो ये सब चल रहा था। जो भी वहाँ पे आर्टिजन से जो चीज़ें बनाते थे, वो फोर्स टू सेल देयर गुड्स एट लो प्राइसेस। जो फार्मर्स होते थे, जो ज़मींदार होते थे, उनको जो है ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, और ख़रीदा जो जा रहा है वो बहुत लो प्राइसेस पे खरीदा जा रहा है। उसी टाइम पे क्या होता है? फेमाइन आ जाता है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, बंगाल में जो अकाल पड़ जाता है। तो अकाल की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब क्या है? द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब क्या था? रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हो चुकी है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब रॉबर्ट क्लाइव को तो ब्रिटिश सरकार ने वापस बुला लिया, उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सब अपने अपना दिमाग लगाते हैं। हर एक नया बंदा जब चेंज होता है कुर्सी पे, वो आके अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। अब ये आए, इन्होंने चेंजेस करना शुरू किए। इन्होंने कहा कि हमें जो एग्रीकल्चर है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट इसलिए किया गया कि वो हमारे देश के बारे में सोच रहे थे। ये पूरी तरीके से सच बात नहीं है, और ये पूरी तरीके से गलत बात भी नहीं है। देश के बारे में हो सकता है सोचा हो, बट मेजरली अगर एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट की बात हो रही थी तो वो इसलिए हो रही थी क्योंकि वो हमारे से रॉ मटेरियल्स की सप्लाई करवाते थे। यहाँ से जो भी चीज़ उगाई जाती थी, कॉटन उगाई जा रही है, सिल्क है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इंडिगो की बात करेंगे तो यहाँ पे वो फसलें उगाई जा रही हैं जिसकी डिमांड इंग्लैंड में है। ओके, तो कंपनी ने क्या किया? रिकॉग्नाइज राजा और तालुकदार एज जमींदार हु आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स। अभी क्या है? ये जमींदारी वाला सिस्टम है। देखो, जो जमींदार थे उन्हीं को टैक्स कलेक्ट करना था, किससे? किसानों से। और वो जो टैक्स है वो कलेक्ट करके उसका एक शेयर जो है किसको पे कर देना था? कंपनी को पे करने देगा।
तो ये जो टैक्स फिक्स किया गया था, द अमाउंट वाज फिक्स परमानेंटली एट वन फिगर टू इंश्योर रेगुलर रेवेन्यू। अब इस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि भैया तुमको कुछ लोगों को जमींदार बना दिया, तुम लोग टैक्स कलेक्ट करो, तुमको जो है इतना सारा एक अमाउंट फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रैंडम फिगर मैं बता रही हूँ, मान लो 90 रुपये जो है आपको देने हैं हमको, आप 100 रुपये कलेक्ट करो, हमें नहीं पता आप कितने कलेक्ट करते हो, 100 करते हो, 110 करते हो, 120 करते हो, 90 रुपये जो है आपको कंपनी को दे देने हैं। तो उन्होंने एक फिक्स कर दिया, ताकि ये सोच के फिक्स किया था कि भाई जो है हमारे पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। बट कंपनी जो है जमींदार को साथ में 2 चीज़ें बोलती है, एक तो ये भी बोलती है कि टैक्स कलेक्ट करो, और दूसरा बोलती है कि तुम लैंड में भी इन्वेस्ट करो। बट जो उन्होंने रेवेन्यू जो सेट किया हुआ था, जो उन्होंने शेयर रखा हुआ था 90, वो इतना ज़्यादा था कि जमींदारों के पास कोई पैसा नहीं बचता था कि वो लैंड के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करे। तो क्या होता था, रेवेन्यू डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, डज नॉट इंक्रीज, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड वुड बेनिफिट द जमींदार। क्या होता था, इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थी प्रोडक्शन कि जो है उसके पास पैसा हो जमींदार के पास और वो बोले कि भाई एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करो। तो ये एक साइकिल में फंसे हुए थे। तो ये ज़मींदारी सिस्टम था। अब ज़मींदारी सिस्टम में उन्होंने देखा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स क्या थे। द सॉल्यूशन दैट कंपनी अराइव्ड एट टर्न आउट टू बी अ प्रॉब्लम। अब जो उन्होंने ज़मींदारी में एक फिक्स रेवेन्यू फिक्स कर दिया था ना, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो रेवेन्यू अमाउंट जो फिक्स किया गया था वो टू हाई, इतना हाई होने की वजह से ज़मींदार जो है कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 19वीं सेंचुरी तक क्या हो गया था, प्राइस बढ़ गए थे, कल्टीवेशन एक्सपेंड विच लेड टू इंक्रीज इन द इनकम फॉर जमींदार। अब जो है 19वीं सेंचुरी में इंक्रीज हो गई थी इनकम जमींदार की, बट फिर भी इनकम इंक्रीज होने के बाद भी जो जमींदार है वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। वो क्या करते थे जमींदार, देखो दोनों ही प्रॉब्लम थी, एक तो जमींदारों के पास पैसा भी नहीं बचता था, और दूसरी बात जो जमींदार थे विलिंग भी नहीं थे। वो कहते थे हम क्यों लगाएं भाई, हमारे को भी, जब वो क्या करते थे वो सब लेटिंग कर देते थे, वो किसी और को बोल देते थे, जमींदार टेनेंट्स को दे देते थे कि आप हमें पैसा ला के दो किसानों से। तो जमींदार जो है विलासिता वाली जीवन को व्यतीत करना पसंद करते थे। तो वो आराम से चिल कर रहे हैं वो, और वो क्या करें, उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई जाके हम अपनी लैंड में जाकर देखें कि उसमें कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उन्होंने सब लेटिंग कर रखी थी। तो उन्होंने क्या किया, और टेनेंट्स को दे दिया। ऑन द अदर हैंड फार्मर्स जो थे, अब फार्मर की हालत आप सोचिए, आपने लगान मूवी देखी होगी, फार्मर्स की जो हालत थी वो सबसे ख़राब हो गई थी, क्योंकि ज़मींदारों ने बीच में एक इंटरमीडिएटरी और रखा हुआ था। ज़मींदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए कोई काम किया जाए, और किसान जो थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रॉप का पार्ट जो है देना पड़ता था। तो हाई रेंट जो पे होता था उसकी वजह से जो लैंड जो है उसकी इनसिक्योरिटी रहती थी। अब क्या है, ये वाला सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। इसमें आप समझ गए, जमींदार है, फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, फिक्स अमाउंट जो है उसको देना है उसको, और जमींदार को क्या बोला जा रहा है, आप लैंड में इन्वेस्ट करो, जो कि जमींदार नहीं कर रहा, क्योंकि वो या तो सब लेटिंग कर दे रहा है, या फिर उसके पास इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, या फिर वो विलासिता के अपने जीवन में व्यतीत है, उसको कोई मतलब नहीं है कि ध्यान रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा भैया ये वाला सिस्टम तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो एक और सिस्टम आता है महलवाड़ी सिस्टम। महल का मतलब क्या होता है, अब आपको महल का मतलब समझना पड़ेगा। महल का मतलब होता है विलेज। तो महल का मतलब, क्योंकि विलेज है तो उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम आता है। तो कंपनी को लगता है कि जो रेवेन्यू जो है सिस्टम है उसे चेंज करना चाहिए। हॉल्ट मैकेंजी जो है, इन्होंने ये सिस्टम को लेकर आए थे। ये सब फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे। उन्होंने क्या किया कि जो विलेज होती हैं, महलवाड़ी है ना, विलेज जो है वो सेंटर है एग्रीकल्चर का, तो उन्होंने कहा विलेज को जो है इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी आर नीडेड टू बी प्रिजर्व। तो उन्होंने क्या कहा, ही डायरेक्टेड द ऑफिशियल टू इंस्पेक्ट एंड मेजर द लैंड एंड एस्टिमेट द रेवेन्यू इन ईच विलेज हैज़ टू पे। अब उन्होंने कहा कि भैया हर एक गाँव तो एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आप बात करेंगे पंजाब के गाँव ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं एज़ कम्पेयर टू उड़ीसा के गाँव की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब के गांव में और उड़ीसा के गांव में अगर सेम रेंट को दे दिया जाएगा, सेम टैक्स लगा दिया जाएगा, तो वो तो इनजस्टिस हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पे नदियाँ हैं, तो नदियों की वजह से क्या हो जाता है, नहर आ जाती है और उससे आप पानी दे सकते हैं। उड़ीसा में ऐसा नहीं है बहुत सारी जगहों पे। तो इसलिए अब इन्होंने क्या कहा कि हर एक विलेज को इंस्पेक्ट करो जाकर, और हर एक विलेज का अलग अलग जो है रेंट होना चाहिए। तो ये था महलवाड़ी सिस्टम, ये जमींदारी से अलग था। हॉल्ट मैकेंजी ने ये लेकर आया था। इसका मतलब है ईच विलेज को सर्वे किया जाएगा और फिर फिक्स किया जाएगा। तो रेवेन्यू जो होता था परमानेंट नहीं होता था, वो चेंज भी हो सकता है, किसी साल सूखा पड़ गया तो चेंज हो जाएगा। द चार्ज वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब जमींदार से हटा के चार्ज किसको दे दिया गया, विलेज के हेडमैन को, क्योंकि महलवाड़ी सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम था इसको महलवाड़ी सिस्टम कहा गया। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। अब क्या है, एक और सिस्टम आता है जो कौन लेकर आते हैं, मुनरो, थॉमस मुनरो जो है वो एक और सिस्टम लेकर आते हैं, उसका नाम है रेतवाड़ी सिस्टम। तो तीन सिस्टम्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, जमींदारी, महलवाड़ी आप समझ चुके हैं, अब रेतवाड़ी सिस्टम की बात हो रही है। रेत वर्ड जो है, रेत का मतलब होता है किसान, फार्मर। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइड बाय स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, उन्होंने पहले ट्राई किया। सब्सिक्वेंटली
थॉमस मुनरो ने इसको साउथ इंडिया के अंदर अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली जो रेवतवारी सिस्टम है वो साउथ इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा था, महलवारी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम बेसिकली नॉर्थ में प्रैक्टिस होता था। तो साउथ में उन्होंने क्या किया, मुनरो ने फील किया कि सेटलमेंट हैड टू बी मेड विद फार्मर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई फार्मर्स से पूछना चाहिए हमको कि वो कितना रेंट दे सकते हैं। ओके, हमें जमींदार और ये सब नहीं करना चाहिए, विलेज हेडमैन से नहीं पूछना चाहिए, हमें फार्मर से पूछना चाहिए। तो देयर फील्ड हैज टू बी केयरफुली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। तो फार्मर्स जो है उस लेवल तक वो पहुंच गए। कुछ अच्छाइयाँ थी, फार्मर से पूछा जा रहा था, उसका सर्वे किया जा रहा था, वहाँ पर जाके फार्मर्स को इंपॉर्टेंस दी गई, बीच बीच में जो इंटरमीडिएरीज हैं उसको हटा दिया गया। बट इतने सारे सिस्टम लाने के बाद भी सारी चीज़ें सही नहीं थी। सो न्यू सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस, द रेवेन्यू इम्पोज वर टू हाई। जब सर्वे किया जाता था तो भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, वर टू हाई वेयर द फार्मर्स और पीजेंट कुड नॉट पे। रेवत फ्लेड टू द कंट्री साइड। अब होता क्या है ना, देखो रेवतवारी सिस्टम लाने तक भी मतलब फार्मर्स का सर्वे किया जा रहा है फील्ड का, फिर भी उस सर्वे के बाद भी इतना ज़्यादा रेवेन्यू हाई सेट किया जाता था कि फार्मर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, तो वो गांव छोड़ छोड़ के विलेज शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। सो कंपनी को लगा कि न्यू सिस्टम वुड टर्न द पीजेंट्स इनटू रिच फार्मर्स विच डिड नॉट हैपन। वो जो पॉलिसीज बनाते थे बैठ बैठ के, उनको लगता था कि भैया महलवारी सिस्टम हम ले आएंगे तो बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज चेंज है और फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। फार्मर्स जो है गांव छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ पलायन करने लगे। उन्होंने कहा भैया हम तो शहर में जाके कोई जॉब ढूंढ लेंगे, हम जितना भी फसल उगाते हैं वो सारा का सारा तो हमारा टैक्स में चला जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। तो आप तीनों सिस्टम को अच्छे से समझ गए हैं, रेवतवारी, महलवारी एंड जमींदारी। तो तीनों को आप अच्छे से समझ गए। अब क्या हुआ, अब आप देखिए यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप में क्या हो रहा है, क्रॉप्स फॉर यूरोप, मतलब ब्रिटेन में ये हो रहा है कि ब्रिटेन के अंदर रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू बट ऑल्सो ग्रो क्रॉप। अब यूरोप में लोग बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें बेचो मत, तुम यहाँ पर तुम चीज़ें बेचने के साथ साथ यहाँ पर ऐसी क्रॉप्स लगाना शुरू करो जिसकी हमारे को रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने अब ऐसे सर्वे करना शुरू किया कि हम यहाँ पे वो चीज़ें लगाएंगे, जैसे कि बंगाल के अंदर जूट लगाना शुरू किया, असम के अंदर चाय लगाना शुरू किया, यूपी के अंदर गन्ना लगा रहे हैं चीनी के लिए, पंजाब के अंदर गेहूं लगा रहे हैं, कॉटन लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में हैं, पंजाब में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी कि भाई वो सारी फसलें लगाओ जो हमारे को चाहिए। अभी तक सिर्फ क्या कर रहे थे, वो बिजनेसमैन की तरफ अपनी चीज़ें बेच रहे थे, बट अब इनको समझ में आने लग गया धीरे धीरे 1765 के बाद जो है 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक इनको समझ में आ जाता है कि कंट्री में ऐसी चीज़ें को लगाया जाए जो कि हमारे यूरोप में ज़रूरी हैं या हमें यूके में ज़रूरी है। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सेवरल मीन्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दे नीडेड। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और मतलब ऐसी क्रॉप्स लगाई जाने लगी जो कि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये देखिए, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 में जो है आप कुछ चीज़ें समझ गए हैं। आप ये समझ गए हैं कि जमींदारी, रेवतवारी और महलवारी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्यों हमारे कंट्री को सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बेचने के साथ साथ हमारी कंट्री में क्रॉप्स लगानी शुरू की गई, वो क्रॉप्स लगाई जाने लगी ताकि उनको सप्लाई किया जा सके यूरोप में। तो दिस वाज अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है और मेरे चैप्टर को सुनने के साथ साथ आपको जितने भी फैक्ट्स हैं और जितने भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स, वो समझ में आ रहे हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से देखते रहिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं, बाकी लोगों को स्प्रेड द वर्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।